हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 5 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, इट्स फ्रॉम दी अगेन रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, और इसमें इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट है। अब वो इसी वजह से है क्योंकि इंडियन सिटीजन फंसे हुए हैं। सो हुआ क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने अर्ज किया है टू बोथ दी कंट्रीज, टू दी यूक्रेन एंड टू दी रशिया, कि आप ऐसा करिए ना कि आप जहां पर सिटीजन्स रहते हैं, सिटीज हैं, वहां पर आप सीज फायर कर लो, है ना। आप सिटीज के बाहर लड़ो, सिटीज के आउटस्कर्ट्स में लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन दी सिटीज, क्योंकि हमारे सिटीजन्स फंसे हुए हैं, और उन सिटीजन्स को हार्म पहुंच सकता है बिकॉज ऑफ योर कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सिटीज। तो अब दोनों ही, इवन रशिया ने तो बोला है, रशियन गवर्नमेंट ने अश्योर तो किया है कि भैया कि हमने करीब 1,000 100 से ज्यादा बसेस हमने रेडी कर रखी हैं, और जो कि बाहर निकालेंगी फॉरेन नेशनल्स को बाहर निकालेंगी फ्रॉम द यूक्रेन। ओके, क्योंकि हमें तो करना ही, हमें सीज करना ही पड़ेगा, हमें तो सीज करना ही है यूक्रेन को। बट हाँ, फॉरेन नेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी और हम निकालने की कोशिश करेंगे। बट यूक्रेन के जो लोग हैं, सिविलियंस हैं स्पेशली, वो लोग ढाल बना के चल रहे हैं फॉरेन नेशनल्स के सिटीजन्स को, इवन इंडियन नेशनल्स को। ओके, तो कल रशिया ने अच्छा, ये अपन वर्ल्ड न्यूज में पढ़ेंगे ये वाली न्यूज, ठीक है। वर्ल्ड न्यूज में हम पढ़ने वाले हैं, इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी है। सो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट कि देखो, अभी भी बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे इंडियन नेशनल्स फंसे हुए हैं यूक्रेन में। तो आप ऐसा करो ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक हेल्पलाइन जारी कर दे, और जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको पता लग जाए कि वो लोग है कहां पर, है ना, यूक्रेन में कहां पर है, अगर यूक्रेन से बाहर निकल गए तो कहां पर है, ये सारी चीजें। तो इसके लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्पलाइन इशू कर दे, ओपन कर दे। एंड कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि इन दी ऑपरेशन गंगा वी हैव इवैक्यूएटेड अराउंड 3,700 इंडियंस। ओके, ये चीज उन्होंने बोल दिया, हमने 3,700 इंडियंस को हमने इवैक्यूएट कर लिया है। मूविंग फर्दर, सो इंडिया एक और यूएन के वोट से, एक यूएन के रेजोल्यूशन में वोट डालना था, उससे भी वो एब्सेंट रहा। और देखा जाए तो ये अभी तक का सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट रेजोल्यूशन था जो कि पास किया गया था, जो कि प्रेजेंट किया गया था ऑन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, जेनेवा में। और ये काउंसिल डिसाइड करती है टू सेट अप द इंटरनेशनल कमीशन जो रशिया एट्रोसिटीज कर रही है यूक्रेन में, है ना। टोटल देखा जाए तो आउट ऑफ 47 मेंबर्स नेशंस, 13 कंट्रीज तो एब्सेंट रही, और अराउंड टू थर्ड ऑफ द कंट्रीज ने वोट किया है। जो रिमेनिंग में से 2/3 ऑफ द कंट्रीज ने वोट किया है कि एक कमीशन सेटअप होना चाहिए, और बाकी 1/3 कंट्रीज ने अगेंस्ट में गई है कि नहीं, कमीशन सेटअप नहीं होना चाहिए। तो 13 कंट्री में से इंडिया भी एब्सेंट रहा। बाकी हमें 13 के नाम याद नहीं रखने, बट हम एक आइडिया ले सकते हैं और खुद भी हम जज कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो एब्सेंट रही होंगी। तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, एंड फिर उसके बाद आपका कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, वेनेजुला है, एंड देन सूडान है। दीज आर दी मेजर नेशंस जो एब्सेंट रही हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन पास किया गया था अबाउट रशिया, कि रशिया जो है उसके ऊपर एक कमीशन बैठना चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए, वो कमेटी इंक्वायर करेगी अबाउट द ह्यूमन राइट ब्रीच दैट हैज बीन डन बाय द रशिया ओवर द यूक्रेन सिटीजन्स or the residents of Ukraine country. Moving further, so one of the greatest cricketer in the 20th and 21st century, शेन वॉन, उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। एंड यही बताया गया कि देखा जाए तो डेथ उनकी, जब उनके फ्लाइट में गए तो वो अनरिस्पॉन्सिव थे, बेहोश पड़े हुए थे। देन जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो उनको रिवाइव नहीं किया जा सका, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। सो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं उनकी कॉज ऑफ डेथ क्या है, द रीजन बीइंग इज कि शेन वॉन थे कौन। तो शेन वॉन, वन ऑफ द लेजेंडरी लेग स्पिनर, एंड
20th सेंचुरी विजडन 5 क्रिकेटर्स में उनका भी नाम इंक्लूडेड है। सन डॉन ब्रैडमैन के साथ उनका भी नाम इंक्लूड किया गया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर, है ना। और बहुत सारे लोगों ने इस पे कंसर्न जताया है अपना। मूविंग फर्दर, सो एक जजमेंट आया था। एक हुआ क्या, एक्स डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के रह चुके हैं आपके सुमेध सिंह सैनी। तो सुमेध सिंह सैनी के ऊपर बहुत एलिगेशन लगते रहते हैं। जो अभी वहाँ की करंट गवर्नमेंट है ना, करंट गवर्नमेंट सुमेध सिंह सैनी पे सुमेध सिंह सैनी को टारगेट बना रही है। टारगेट इस बात पे बना रही है कि उन्होंने जो सिख लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज करी हैं, सिख लोगों को मारा है, ये सारी चीजें। तो होता क्या है कि उन्होंने क्या हुआ, केस फाइल किया, है ना। अब केस फाइल करा तो उनका लॉयर कौन था, मुकुल रोहतगी थे। हुआ क्या कि उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि गवर्नमेंट जो है ना फंसा रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तो सिंगल बेंच ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि फ्यूचर में अगर कोई भी केस फाइल होता है सुमेध सिंह सैनी द एक्स डीजीपी ऑफ पंजाब पुलिस, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जब ये ऑर्डर पास किया गया बाय द सिंगल जज बेंच ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कंसर्न जताया। उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि आप ऐसा कैसे ऑर्डर पास कर सकते हो कि फ्यूचर केसेस में आप इनको अरेस्ट नहीं करोगे। आप एक तरीके से इनको ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे रहे हो। मतलब फ्यूचर में अगर ये मर्डर भी कर दे तो इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ओके, सो इसी चीज को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न जताया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग एक्शन लेंगे। और हम लोगों ने खुद दो जजेस की बेंच बिठाई है जो इस ऑर्डर के अगेंस्ट डायरेक्शन देने वाली है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट जजमेंट देगी। ये इस ऑर्डर को सुनेगी, सिंपल सी बात, अगेंस्ट तो नहीं बोल सकते, सुनेगी। सो कल पेशावर रीजन में इन दी कंट्री ऑफ पाकिस्तान शिया मॉस्क पर सुसाइड बॉम्ब से अटैक किया गया, जिसके चलते अराउंड अभी 56 लोगों की डेथ हुई है एंड अराउंड 200 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। ये चीज अभी आई है न्यूज। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए से हो जाता है बिकॉज क्योंकि अभी पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव कर रहा है ना। अब पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव इसी वजह से कर रहा है क्योंकि जब याद हो आपको, एक 10 साल से भी ज्यादा हो गए, श्रीलंकन क्रिकेटर्स पे अटैक किया गया था बाय द टेररिस्ट इन द गद्दाफी स्टेडियम। और जिसके चलते सारे क्रिकेट एसोसिएशंस अपने टीम्स को भेजना बंद कर दिया था पाकिस्तान में, है ना। और जिसके चलते एक तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट होना ही बंद हो गए थे, इंटरनेशनल क्रिकेट ही बंद होना हो गए थे। तो एक पाकिस्तान एक ऐसा नेशन जहां पर लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट के फैन हैं। देखा जाए तो अगर हम डेंसिटी की वाइज करें ना, डेंसिटी से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में ज्यादा क्रिकेट फैन इज कंपेरिजन टू द इंडिया। डेंसिटी वाइज, नंबर वाइज तो इंडिया में ज्यादा है, बट डेंसिटी वाइज, मतलब डेंसिटी का मतलब होता है कि 1000 में से कितने लोग, है ना। तो पाकिस्तान में ज्यादा फैंस हैं। हाँ, पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है एनी डे। तो इंडिया में बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, फैंस ज्यादा हैं। इसीलिए इंडिया के जो प्रीमियर लीग भी है वो बहुत बहुत प्रोमिनेंट रखती है और मेजर क्रिकेटर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जो कि उनको कोई खरीदता भी नहीं है। स्टीव स्मिथ जैसे क्रिकेटर्स को खरीद ही नहीं पाया, कोई खरीदा ही नहीं, क्योंकि उनका वो अलग रीजन है क्यों नहीं खरीदा उनको। बट या, सो यही चीज बताया कि पाकिस्तान पे अभी पहला ही दिन था टेस्ट मैच का रावलपिंडी में, पिंडी क्रिकेट ग्राउंड में। और उसी दिन शिया मॉस्क पर एक अटैक हुआ। तो एक एक कंसर्न जग रहा है कि भैया जहां हम लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पर पाकिस्तान में अटैक हो जाता है। क्योंकि हमने 2 इंसिडेंट्स देखे इसी साल, और के दो इंसिडेंट देखे इसी साल के न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने, दोनों क्रिकेटर्स टीम ने, उनका टूर था पाकिस्तान में, उन्होंने अपना टूर सस्पेंड कर दिया था बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स। मूविंग फर्दर, या, सो कल मनीष सिसोदिया, द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, उन्होंने कल दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया। अब ये टीचर्स यूनिवर्सिटी है, इसमें होगा क्या, ये फीचर्स बताए गए हैं, पढ़ना जरूर। कि प्री सर्विस एंड इन सर्विस प्रोग्राम दिए जाएंगे, मतलब सर्विस से पहले और सर्विस में अगर आप हैं तो आपको प्रोग्राम्स दिए जाएंगे, समझाया जाएगा कि भैया बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ये प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे। एक नई एज की बीएड कंडक्ट कराई जाएगी। जो पुराना बीएड होता है वैसे बीएड नहीं होगा, एक नए तरीके से बीएड कंडक्ट कराया जाएगा, एमएड कंडक्ट कराया जाएगा और पीएचडी कंडक्ट कराई जाएगी, और सर्टिफिकेट्स भी इशू कर सकता है ये यूनिवर्सिटी। उसके बाद टीचर्स की इंटेलिजेंस, इमोशन, सोशल कोटेंट जो है उनको इंप्रूव करने पे फोकस करेगा। उनके फंडामेंटल्स और अप्लाइड रिसर्च पे भी फोकस करेगा।
नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होंगे, मतलब अ, एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज होने वाले हैं। उसके बाद फिर पार्टनरशिप्स होगी स्कूल्स के साथ, जिससे हम हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें। देन कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स पे ट्रेनिंग की जाएगी। सो दीज आर दी मेन फीचर्स एंड द न्यू एज इनिशिएटिव्स ऑफ द दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट अभी स्टैब्लिश कर रही है, इनॉग्रेट कर दिया, स्टैब्लिश कर रही है, इनॉग्रेट कर दिया। मूविंग फॉरदर, तो हमें सिटी न्यूज़ तो नहीं पढ़नी है, बट वो इंपॉर्टेंट इसी वजह से थी क्योंकि एक यूनिक चीज़ हुई है ना, इसी वजह से अपने सिटी की न्यूज़ पढ़ी है कि थोड़ा सा यूनिक हुआ है। मूविंग फर्दर टुवर्ड द स्टेट न्यूज़, सो बहुत एक 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 क्वेश्चन जगा कि कैन रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट बाय एन स्पाउस कैन बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अभी हुआ क्या, एक केरला का पर्सन है, उसकी शादी हुई थी एक नर्स के साथ जो कि काम करती थी यूनाइटेड किंगडम में, काम करती है यूनाइटेड किंगडम में। हुआ क्या कि हस्बैंड ने बोला कि देखो तुम्हारा अभी मेंटल इलनेस है, तुम्हें अभी वो है क्या बोलता है द नेम ऑफ द, क्या बोलते हैं मेंटल इलनेस जो उसने बताई, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है या, हाँ, या पैरानॉइड स्क्रिंजोफीनिया। तो पैरानॉइड पैरानॉइड स्क्रिंजोफीनिया है आपको, मेंटल इलनेस, टाइप ऑफ मेंटल इलनेस। तो आप ट्रीटमेंट लो। बट उस विमेन ने, वाइफ ने मना कर दिया कि दैट आई डोंट वांट एनी ट्रीटमेंट ऑफ दिस मेंटल इलनेस। तो उस पर्सन ने केरला हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करी और ये बोला कि आई वांट डाइवोर्स फ्रॉम माय वाइफ, रीजन बी बिकॉज शी रिफ्यूजेस द ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेस, है ना। और उसने डिनाई कर दिया कि मुझे ऐसी कोई कंडीशन है भी नहीं। इसके चलते केरला हाई कोर्ट ने उनको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। अब जो लेडी है, जो वाइफ है, उसने फिर पिटीशन फाइल करी हायर कोर्ट में अगेंस्ट द ऑर्डर गिवन बाय द केरला हाई कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट अबाउट के जो जजमेंट पास किया गया बाय द केरला हाई कोर्ट बाय बाय ग्रांटिंग डाइवोर्स, वो गलत है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर स्टे लगा दिया है, केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया, एंड they will do interpretation on this question कि कैन refusal of treating be ground for divorce, इस पे वो लोग इंटरप्रेट करेंगे। देन पिटिशनर से हमने पिटिशन बताया कि देखो मुझे ऐसा कुछ है भी नहीं, और फालतू मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसको डाइवोर्स चाहिए डायरेक्टली, तो इसी के चलते वो मेरे को मेंटल इलनेस का बहाना दे रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैन अ रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट बाय एन स्पाउस कैन बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, उस चीज पे भी सुप्रीम कोर्ट हियर करेगा। मूविंग फर्दर ऑन दी स्टेट न्यूज अगेन, सो कर्नाटका ने अपना बजट प्रेजेंट किया। देखो होता क्या है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट प्रेजेंट कर देती है पार्लियामेंट में, उसके बाद स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमने भी देखा राजस्थान गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया था, या तो आईफोन वाली कंट्रोवर्सी हुई थी कि सारे एमएलएस को आईफोन दिया गया था कि वो लोग पढ़ सकते हैं बजट को पेपरलेस, है ना। तो फिर बीजेपी के एमएलएस ने बोला था कि हम लोग अपने आईफोन्स को वापस कर देंगे क्योंकि बजट में वैसे ही डेफिसिट है और हम नहीं चाहते कि और फाइनेंशियल बर्डन पड़े गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। फिर अभी हमने महाराष्ट्र का बजट प्रेजेंट हुआ, अब कर्नाटका का बजट प्रेजेंट हुआ था। कर्नाटक का बजट देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर ने ही प्रेजेंट किया, प्रेजेंट तो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, बट फाइनेंस पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है तो उन्हीं को प्रेजेंट करना पड़ा। सो कुछ मेजर चेंजेस, कुछ मेजर चीजें आई हैं, जैसे कि टैक्स में कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई टैक्स बढ़ा नहीं, टैक्स वैसे के वैसे ही रहे। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में भी कोई हाइक नहीं होगा। एंड गौशाला जो है वो 31 से 100 बनाए जाएंगे इन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट। देन मेकदातु प्रोजेक्ट, याद करो मेकदातु प्रोजेक्ट, इट्स अ वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कि गोदावरी रिवर से लिया जाएगा, गोदावरी की एक्सेस वाटर रिवर से लिया जाएगा। एंड गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर्स में बोला है कि वो 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड फॉर द इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। 438 नमा क्लिनिक्स खोले जाएंगे। ओके, नमा क्लिनिक्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट नमा क्लिनिक्स इज ऑन द लाइन ऑफ मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली गवर्नमेंट ने खोले हैं। मूविंग फर्दर, या सो पोलोवरम प्रोजेक्ट। अब ये पोलोवरम प्रोजेक्ट है क्या? देखो पोलोवरम प्रोजेक्ट बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, गोदावरी पर है, ये आंध्र प्रदेश में है ना। और मतलब ये 2000, इसको 10 साल से भी, 10-15 साल से भी ज्यादा हो गया इस प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। तो इट्स एन इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब ये है क्या, तो ये इंटर बेसिन प्रोजेक्ट है, इंटर बेसिन इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अब इंटर बेसिन इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है कि देखो आपने कभी देखा है गांव में नदी होती है, गांव में बोलते हैं कि भाई नदी निकली हुई है, तो वो नदी नहीं होती, वो मैन मेड एक रूट बना दिया जाता है और जिससे वाटर फ्लो होता है एक मेजर रिवर का, है ना।
कि इरिगेशन पर्पस के लिए फार्मर्स को काम आए। क्योंकि एक नदी नदी एक हो सकती है, एक ही पाथ में जाती है। हो सकता है भाई गांव यहां पर है और बहुत सारे यहां पर विलेजेस हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये वाली मेजर रिवर्स तो भाई इन्हीं को वाटर सप्लाई कर पाएगी ना। इसके लिए क्या है, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट क्या बनाती है, बेसन बना देती है। बेसन इज अ डिप, समथिंग डिप ऑन दी अर्थ, ऐसे डिप बना देती है, पतली सी गली टाइप बना देती है ना। और ये गली गांव गांव से गुजरती है, विलेजेस से गुजरती है। तो होता क्या है कि कुछ बेसिन ऐसे हैं जहां पर एक्सेस वाटर है, कुछ बेसिन ऐसे हैं जहां वाटर ही नहीं है। तो जहां एक्सेस वाटर है उनको कनेक्ट करेगी जहां वाटर कम है। तो दैट इज द पोलोवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि इंटर बेसिन प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो कि आपके जहां उन बेसिन्स में वाटर सप्लाई करेगी जहां पर बहुत ज्यादा बेसिन्स की कमी है। तो एक यूनिफॉर्म तरीके से वाटर सप्लाई हो पाएगा फॉर द इरिगेशन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। हुआ क्या, सबसे मेजर इशू इस पे था कि बेसिन आप बना रहे हो तो आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी, आपको फार्मर्स की एग्रीकल्चर लैंड की जरूरत पड़ेगी। तो इसी चीज को लेकर यहां पर ऑथर ने बोला है कि फाइनली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम लोग पर एकड़ 5 लाख रुपए फार्मर्स को देने वाले हैं फॉर दिस पोलोवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। मूविंग फर्दर, सो विद एन आई ऑन पोल हिमाचल गवर्नमेंट प्रेजेंट टैक्स फ्री बजट। सो हुआ क्या, कल हिमाचल प्रदेश में भी टैक्स फ्री बजट प्रेजेंट किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज में से एक ही है कि भाई 50,000 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो रिजर्व करके रखा जाएगा फॉर द नेचुरल फार्मिंग के लिए, है ना, या हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग बोल सकते हैं, उसके लिए रिजर्व करके रखेगा। तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हमारी सॉइल जो है उसको अभी रिवाइव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मूविंग फर्दर, या सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। दी फर्स्ट वन इट्स अबाउट द रशियाज वॉर, द इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ वायलेंस, इसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो देखा जाए तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल वाला एडिटोरियल है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं है, ऐसे कोई ऐसा ऐसा कुछ कंक्लूजन नहीं है जिससे हम कुछ डिडक्ट कर सकें, या हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पर्पज से है, क्योंकि समझ में आ जाएगा क्यों है। एंड दिस वन इज अबाउट द कैपिटल वर्डिक्ट, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, हुआ क्या, है क्या, देखो अभी सबसे पहले ऑथर ने जो स्टार्ट किया वो इसी बात पे ऑथर ने स्टार्ट किया कि देखो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है ना। और रशिया यूक्रेन के वॉर में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो रशिया के अगेंस्ट में खड़ी नहीं हो रही, जिनकी जिनकी कॉलोनियल हिस्ट्री भी रही हो। क्योंकि रशिया कर क्या रहा है, रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो इन्वेड कर रहा है मतलब रशिया कॉलोनी बना रहा है यूक्रेन को, है ना, एक तरीके से यही है। क्योंकि नियो कॉलोनिज्म पे हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले कॉलोनी बनाना एक डिफरेंट था, अब कॉलोनी बनाना आप वॉर से करते हो। पहले आप ट्रीटी से कॉलोनीज बनाते थे, अब कैसे बनाते हो आप, पहले वॉर होती थी लेकिन इतनी बड़े मास लेवल वॉर नहीं होती थी। अब पूरे, जैसे यूक्रेन का वॉर देख रहे हो, मास लेवल वॉर है, पूरे यूक्रेन में वॉर है ना। तो अब इंडिया भी इस चीज का सपोर्ट नहीं कर रहा। इवन इंडिया की भी कॉलोनियल हिस्ट्री है, इंडिया जानता है कि कॉलोनी अगर यूक्रेन बन जाएगा तो कितना प्रॉब्लम होगी वहां की इकोनॉमी के लिए, वहां के ह्यूमन राइट्स के लिए। लेकिन तब भी इंडिया सपोर्ट नहीं कर पा रहा, इंडिया अगेंस्ट में नहीं है रशिया के। अब उसका मेन रीजन यही है क्योंकि इंडिया सराउंडेड है बाय द इनसिक्योर बॉर्डर्स पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना देखा जाए तो 6 टाइम लार्जर है अगर हम इकोनॉमी से कंपेयर करें, है ना। और इंडिया सेल्फ रिलायंट भी नहीं है डिफेंस के ऊपर, है ना, पूरा पूरा डिपेंडेंट है डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर। ठीक है, और यूएस के साथ देखा जाए तो यूएस के साथ भी इंडिया की जरूरत है, बट लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता इंडो पैसिफिक रीजन, अगर हम कंपेयर करें आपका बॉर्डर एरिया से। सो उसके लिए रशिया का अपन को सपोर्ट चाहिए फॉर दी हाई टेक डिफेंस नीड्स के लिए। तो इसीलिए इंडिया इस चीज पे भी कुछ स्टैंड ले नहीं पा रहा। इस पे अपना एडिटोरियल पढ़ भी लिए कि भाई इंडिया क्यों यूएन के 4 वोट से एब्सेंट रहा है। कल तो 4 वोट हो गए, पहले तो अपने 3 वोट पड़े थे, कल फिर यूएन की ह्यूमन राइट कमीशन ने भी, काउंसिल ने भी जब रेजोल्यूशन पास किया तो इंडिया भी एब्सेंट रहा। तो 4 वोट टोटल हो चुके हैं, इसमें इंडिया एब्सेंट रहा है ना। अब है क्या, फिर यहां पर ऑथर ने बोला कि जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं जो कि हमारे फादर ऑफ द नेशन है, उनका जो रोल था वो क्या था, नॉन वायलेंस पे था, है ना। एंड ही इज अ ग्लोबल चैंपियन फॉर द नॉन वायलेंस। और उन्होंने ये बोला कि उनका एक मेजर एक मूवमेंट भी था जो कि उन्होंने बंद कर दिया था। रीजन भी क्योंकि वो वायलेंट हो गया था, नॉन वायलेंट हो गया था, नॉन वायलेंट के पाथ पे जा रहा था लेकिन वो वायलेंट टर्न हो गया था, इसके चलते उन्होंने उस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। उनका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था। यहां पर दिया जरूर गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट रियलिटी में वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं था। ठीक है,
सिविल डिसऑर्डर 1930s में हुआ था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला था और चल रहा था, बट बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था। सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट ये नहीं था, कॉल्ड ऑफ किया गया था। यहां थोड़ा ऑथर ने गलत लिख दिया। बल्कि देखो, अगर ऑथर हो सकता है उस पर्पज से लिख रहे हो कि एक कैजुअल लेटर में लिखा हो, उन्होंने कैजुअल सेंटेंस में लिखा हो, क्योंकि हम लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोल सकते हैं, है ना। अब क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहां पर गांधी जी ने, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने सारे इंडियंस को बोला था कि आप ब्रिटिश लॉस को कॉर्पोरेट मत करो, मतलब डिसोबे करो, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, वो भी लेकिन सॉल्ट मार्च के बाद स्टार्ट हुआ था 1930s में। सो कैन बी से दैट कि यहां पर ऑथर ने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को टर्म किया है वो थोड़ा सा कैजुअल सेंटेंस में टर्म कर दिया, बट इट वाज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो यही बताया कि इवन इतना मूवमेंट जो इतना लार्ज मास हो गया था 1920s में, 1921 में, लेकिन उसको भी गांधी जी ने बंद कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया। रीजन भी क्योंकि वो वॉलेंट टर्न हो चुका था। फिर बताया गया कि कैसे गांधी जी के इस नॉन वायलेंट पाथ की वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, और गांधी जी के इस पाथ को बहुत लोगों ने फॉलो किया। इवन यूएस में जब सिविल राइट्स मूवमेंट हुए थे तो उन्होंने गांधी जी के एग्जाम्पल्स को फॉलो किया। जब ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट रिजीम अपराइज कर रही थी, उसके अगेंस्ट भी गांधी जी के नॉन वायलेंस एग्जाम्पल्स को फॉलो किया गया। साउथ अफ्रीका में जब एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल चल रहा था, उधर भी लोगों ने गांधी जी के एग्जाम्पल्स को फॉलो किया। तो ऑथर का सिंपल सा यह कहना है कि जब हम नॉन वायलेंस का साथ देते हैं या नॉन वायलेंस के साथ खड़े होते हैं, तो हमारे साथ सिविलियंस भी खड़े होते हैं। जैसे कि अभी मान के चलो कि रशिया जो है वो अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन के सिटीजन अगर रशियंस आर्मी की हेल्प नहीं करेंगे तो लंबे समय तक वो लोग होल्ड करके नहीं रह सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि फिर उनको सप्लाईज नहीं मिलेंगी, है ना। आर्मी भी तो, जो आर्मीज है वो भी तो इंसान है, ह्यूमंस है, उनको सप्लाईज की जरूरत चाहिए, उनको फूड की जरूरत चाहिए। तो उसमें उस पर्पज के लिए सिटीजन ही हेल्प कर सकते हैं, सिविलियंस ही हेल्प कर सकते हैं, है ना, फैसिलिटीज और सप्लाईज के लिए। लेकिन आप अगर वॉलेंट टर्न हो जाओगे तो सिविलियंस आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी के चलते आपको नॉन वॉयलेंट तरीके से कॉलोनी बनाना है तो बनाइए, उस पर्पज से आपको इशू रिजॉल्व करना है कर सकते हो, लेकिन वॉलेंट तरीके से आप नहीं कर सकते। इवन आपके कितने भी सपोर्टर हो, कितने भी अच्छे सपोर्टर हो, लेकिन जब बात सिविलियंस के सपोर्ट की आती है तो अगर वो प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न हो जाता है तो सिविलियंस भी आपका साथ नहीं देते, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है ना। ये चीज यहां पर ऑथर ने बताई। फिर ऑथर ने यही बोला, एग्जाम्पल भी दिया, यूएस इतना बड़ा नेशन, उसने वियतनाम की वॉर हार गया। उसका रीजन यही था क्योंकि यूएस ने वियतनाम में सिटीजन्स को मारना स्टार्ट किया। तो इवन खुद के सिटीजन्स, यूएस के सिटीजन्स ने यूएस के इस वॉर को क्रिटिसाइज किया था, यूएस को फिर बाहर निकलना पड़ा, है ना। तो ये चीज बताई गई। देन फिर ऑथर ने यही बोला कि नॉन कॉर्पोरेशन इन दी वेस्ट, तो उन्होंने फिर वेस्ट एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका ने भी स्टैम्प एक्ट को नहीं माना था जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, ब्रिटिश कॉलोनीज के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे। उन लोगों ने भी नॉन वायलेंट का पाथ अपनाया था। फिर उसके बाद आपका इवन ब्रिटिश आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उनके पास ऐसे वेपन्स नहीं थे कि वो लोगों के दिल और लोगों का माइंड जीत सकें। इसी के चलते अमेरिका को बहुत जल्दी इंडिपेंडेंस मिल गई, और गांधी जी ने यही स्ट्रेटेजी अपने कंट्री में अप्लाई किया। इवन उनका अपोजिशन भी किया गया भाई सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का। सुभाष चंद्र बोस देखा जाए तो वन ऑफ द ग्रेट लीडर, वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन उनकी उनकी और गांधी जी की सोच में डिफरेंस था। उन्होंने गांधी जी की सोच को काउंटर किया था। उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, और जापान में उन्होंने इंडियन आर्मी को सेटअप भी किया था, है ना। और लेकिन जब हम बात करते हैं हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिली, तो हम इंडिपेंडेंस बोलते हैं और सब बोलते हैं कि भाई इंडिपेंडेंस जो मिली है ना वो गांधी जी के नॉन वायलेंट एक्ट के थ्रू मिली, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तो हार गए थे, जापानीज तो हार गए थे, जापानीज सरेंडर कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो अगर वो हार गए तो वो कैसे इंडिपेंडेंस मिल सकती है उनको? हाँ, वो बहुत बड़े रोल मॉडल है, बहुत अच्छे पर्सन है, उनका फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा। बट जब बात आती है इंडिपेंडेंस की, तो इंडिपेंडेंस गांधी जी ने दिलवाई, गांधी जी के फॉलोअर्स ने दिलवाई। सुभाष चंद्र बोस का इन्वॉल्वमेंट था, सुभाष चंद्र बोस का अलग पाथ था, गोल एक था बट डिफरेंट पाथ से।
लेकिन सक्सेसफुल सुभाष चंद्र बोस हो पाए। ओके, देन ऑथर का यही कहना है कि अभी हाँ, सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैच्यू स्टैब्लिश की जा रही है, आप बिल्कुल स्टैब्लिश करो राजपथ में, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी पर्सन की स्टैच्यू स्टैब्लिश करने के लिए दूसरे पर्सन को कंडेम नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सुभाष चंद्र बोस के हम स्टैच्यू सेटअप कर रहे हैं क्योंकि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला और गांधी जी खराब थे। ये मत करो, गांधी जी भी अच्छे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी अच्छे हैं, दोनों ही इंडियन सिटीजन्स की नजरों में हीरो रहे हैं। आप किसी को डीमीन मत करिए, यहां पर ऑथर ने बताया, क्योंकि नॉन वायलेंट पाथ की वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है। मूविंग फर्दर, देन इट्स अबाउट द कैपिटल वर्डिक्ट। सो देखो, इसमें अपन को सिर्फ एक चीज पढ़नी है, हमने सब सारी चीजें पता है हमको कि कल आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो बैकआउट नहीं कर सकती अबाउट दी, जो उन्होंने बोला था कि हम अमरावती को कैपिटल बनाएंगे 2014 में। फिर जगनमोहन रेड्डी की रिजीम आई, उनकी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने बोल दिया नहीं, हम 3 कैपिटल को बनाएंगे। तो अब क्यों बोला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, क्यों बोल दिया कि भाई आपको अमरावती ही कैपिटल बनानी पड़ेगी, आप ऐसे बैकआउट नहीं कर सकते, ये आपके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि जब 2014 में अमरावती पे काम करना स्टार्ट हुआ था, अमरावती के डेवलपमेंट पे स्टार्ट हुआ था, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम 33,000 एकर्स ऑफ लैंड फार्मर्स से लेंगे, है ना, और डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे और फार्मर्स को पैसा दिया जाएगा और फार्मर्स को एक छोटा सा प्लॉट भी दिया जाएगा जब वो कैपिटल डेवलप हो जाएगी। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, 3 कैपिटल्स बना रहे हो। तो अगर आप 3 कैपिटल्स बनाओगे तो जो फार्मर्स को आपने प्रॉमिस किया था, जो फार्मर्स को आपने बोला था कि हम उनकी जमीन लेंगे, कंपनसेशन देंगे, उनको प्लॉट देंगे, उससे आप पीछे हट रहे हो। इवन गवर्नमेंट चेंज हो गई लेकिन आपने प्रॉमिस तो किया था। इस चीज की वजह से आप लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं रखते और आप 3 कैपिटल नहीं बनाओगे। और कोर्ट ने टाइम दिया है 6 महीने का, कि 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट को कैपिटल सिटी को पूरे तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। ओके, पढ़ना जरूर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और यहां पर प्रोमिसरी स्टॉपल दिया है, तो प्रोमिसरी स्टॉपल का प्रिंसिपल यही है। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल, कि अगर आपने एक बात पर एग्री कर गए तो फिर आप डिनाई नहीं करोगे। ये होता है प्रोमिसरी स्टॉपल। ये बेसिकली सीपीसी में बहुत काम आता है, एविडेंस एक्ट में भी बहुत काम आता है। एविडेंस एक्ट पढ़ोगे तो समझ में आएगा। प्रोमिसरी स्टॉपल का मतलब, अगर एक विटनेस ने बोल दिया कि मैंने देखा इस पर्सन का मर्डर करते हुए, इस पर्सन को मर्डर करते हुए, या मैंने इस पर्सन को देखा था चाकू मारते हुए, तो फिर वो अपनी बात से हिल नहीं सकता। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल। अगर आपने बोल दिया तो बोल दिया, आपने जो पहले स्टेटमेंट दे दिया वही स्टेटमेंट माना जाएगा। हाँ, हॉस्टाइल टर्न हो सकते हो लेकिन आप स्टेटमेंट को टर्न नहीं कर सकते। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज। सो सुप्रीम कोर्ट ने वही बात बोली है जो अपने फ्रंट पेज पे पड़ी थी। उन्होंने बोला है कि आप हेल्पलाइन खोलो और उस हेल्पलाइन से जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिलीज हैं, उन बच्चों की जो फंसे हुए हैं आपके यूक्रेन में, उनको पता लगता रहे कि उनके बच्चे कहां तक पहुंचे, उनके बच्चे कहां पर है और किस हालत में है। सो अगेन वही फर्स्ट पेज से न्यूज है आज, रिलेटेड ही न्यूज है कि ऑपरेशन गंगा के तहत अराउंड 3,700 इंडियंस को इवैक्यूएट कर लिया गया अभी तक, और आज हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि 2,200 पीपल्स को और इवैक्यूएट कर लिया जाए। सो स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो यूक्रेन में बच्चे पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस के, उनका फ्यूचर अब थोड़ा डिलेमा में है, बिकॉज क्योंकि वॉर हिट कंट्री है, हो सकता है कि भाई 1-2 साल तक उन बच्चों का कॉलेजेस स्टार्ट ना हो या ना भी बुलाया जाए। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लिखा है कि इन बच्चों को जो यूक्रेन में पढ़ते थे उनको आप इंडियन इंस्टीट्यूशंस में ही एडमिट करवा दो उन्हीं ईयर से, है ना। ऐसा नहीं कि नया नया एडमिशन, नया अगर वो सेकंड ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर से एडमिट करवाओ, नहीं, ऐसा नहीं। सेकंड ईयर में थे, सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया, आप सर्टिफिकेट इशू करवाइए अपनी यूनिवर्सिटी से, यूक्रेन की यूनिवर्सिटी से, और आपको इंडियन इंस्टीट्यूशंस में ही एडमिशन दे दिया जाएगा। मूविंग फर्दर, इलेक्शन से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है। अगेन ऑन दी नेशनल न्यूज, अगेन ऑन दी नेशनल न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, तो जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन को लेकर कल बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट का कंसर्न यही है कि आप सही तरीके से डिलिमिट नहीं कर रहे हो, है ना। आपने कॉन्स्टिट्यूंसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो ऑन दी बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल कॉन्टिगुअस। ये पॉलिटिकल लीडर्स का और लोगों का कहना है, और लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कल अगेंस्ट दी जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन।
मूविंग फर्दर ऑन द वर्ल्ड न्यूज, सो यस, रशिया ने कल यूरोप के सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट को सीज कर लिया। और सबसे बड़े लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ यूरोप का नाम क्या है? जेपो जेपोरीजा, ठीक है, जेपोइजिया, जेपोइजिया बोल रहे हैं वैसे इसको तो। अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखोगे इसका तो इट्स जेपोइजिया। तो ई को थोड़ा सा लंबा समय तक ये लोग लिखते हैं। सो रिजिया या रिजिया नहीं है, ईजिया है। मतलब जैसे वी से एशिया, तो एक की जगह ई लगा दो तो ईजिया, ठीक है। जैपोइजिया, जैपोइजिया प्लांट को रशिया ने सीज कर लिया है, जो कि यूक्रेन में था, है सॉरी। और कल चाइना की पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने बोला कि देखो, देखा जाए तो हम एक इकोनॉमी, एक चैलेंज पार्ट बन गया बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर। और इस चैलेंज से हमें एक एक लेसन मिलता है कि कभी भी हमारे ऊपर कोई अटैक कर सकता है। हमारे ऊपर कोई भी बॉर्डर एरियाज, क्योंकि हम लोग बहुत हमारे बॉर्डर एरिया से लगे हुए, ऐसे ऐसे चाइनीज पार्लियामेंट का कहना था। और उसके चलते हम लोग 7% अपने बजट, डिफेंस बजट को बढ़ा देंगे। मतलब अगर जैसे अभी 100 रुपए खर्च होते हैं उनके डिफेंस पे, तो हम 107 रुपए कर देंगे फ्रॉम दी नेक्स्ट ईयर। ये चीज चाइना के पार्लियामेंट ने बोला है। ऑन द इकोनॉमी, आज ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। बस यही है कि जो हमारे स्पिन लेजेंड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर शेन वॉन की डेथ हो गई, उसी के बारे में। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।